वही फोटो सेल है बेटे, वो जिंक की प्लेट है। ये अल्ट्रावायलेट फोटॉन्स आ रहे हैं और जिनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ जिंक के इक्विवेलेंट होती है, इलेक्ट्रॉन लाजमी मिट होना है। ये एक माइक्रो एमीटर लगा दिया ताकि करंट को देख सकें, और ये हमने बेसिकली वोल्टेज को वेरी करने के लिए हमने निकाल दिया पोटेंशियल डिवाइडर। और हमने यहाँ पे एक रिवर्स बैटरी लगा दी। रिवर्स बैटरी का मतलब क्या है? रिवर्स बैटरी का मतलब, इसको मैंने नेगेटिव से कनेक्ट किया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। इस वाले साइड को मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट किया, कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा यहाँ पे, उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? वो तो इस डायरेक्शन में लग रही है, क्योंकि यहाँ से रिपल्सिव फोर्स लगनी है लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से अट्रैक्टिव फोर्स लगनी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास ये फोर्स वेरी, ये फोर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है हमारे पास? दिस इज, वो ये फोर्स आ रही है। ठीक है, तो अगर जिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी वही वर्क कर सके अगेंस्ट सपोर्ट, तभी वो यहाँ पहुंचेगी। यहाँ पहुंचेंगे तो करंट की वैल्यू डिटेक्ट होगी ना। और उसके अगेंस्ट अगर वोल्टेज देखना है तो हमने ये वोल्ट मीटर लगा दिया। इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पर हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो इसके क्रॉस वोल्टेज कम हो जाएंगे। नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ, सॉरी, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ क्या कम हो जाएगी। अगर मैं इस तरफ मूव करूंगा तो यहाँ नेगेटिव की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, चार्जेस की यहाँ पॉजिटिव भी ज्यादा हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस इन अदर वर्ड्स ज्यादा हो जाएगा। रिवर्स पोटेंशियल में क्रॉस ऑफ फोटो सेल इंक्रीजेस स्लाइडिंग कांटेक्ट इज मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड पे, मूव लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो ज्यादा होगा। ये साइड में पड़ा होगा आप लोगों ने। अच्छा, अब होता क्या है बेटे, जब ये फोटो सेल ये बिल्कुल कोई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड नहीं किया, स्विच ओपन है, तो हम ये देख सकते हैं करंट की काफी हाई वैल्यू आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि फोटोन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिट होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मिट होकर मूव करके यहाँ तक पहुंचेंगे तो सर्किट कंप्लीट होता जा रहा है और करंट भी डिटेक्ट होता जा रहा है, सारे के सारे हमें मिल रहे थे। जो हम स्विच क्लोज करते हैं हम ये देखते हैं करंट कम हो गया। क्यों कम हो गया? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन तो वही इंसिडेंट हो रही है, इसका मतलब अभी भी फोटोन जाके हिट करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से अमिट हो रहे हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वर्क कर सके अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स और यहाँ से इस इलेक्ट्रोड तक पहुंच सके। अगर इस इलेक्ट्रोड तक नहीं पहुंचेंगे तो करंट भी कम होगा। इलेक्ट्रॉन अमिट हो चुके हैं लेकिन करंट डिफाइन में नहीं हो रहा। क्यों? उनको एनर्जी कम थी। इसका मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन जो आ रहे थे, ये वाले, इसको देखो, ये वाले ये ब्लॉक हो गए, अमिट हुए हैं, लेकिन ब्लॉक किस सेंस में होगी? इनके पास एनर्जी क्या थी? 2 जूल। वो इतनी नहीं थी कि वर्क कर सके अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि इस जगह पे कौन सा चार्ज आ चुका है? नेगेटिव। इस जगह नेगेटिव है और इस जगह कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव है। तो वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट अ फोर्स, नहीं एनर्जी तो नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रोड तक तो करंट डिटेक्ट नहीं होगा। फिर आपने क्या किया? इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को लेफ्ट साइड पे मूव करना शुरू कर दिया। अगर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो हमारे पास हम ये देखते हैं करंट और कम हो गया। क्यों कम हो गया? ये वाली लेयर वाले इलेक्ट्रॉन जो मिट हुए थे वो भी नहीं पहुंच पाए। मिट हो चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो चुका है, लेकिन करंट डिफाइन नहीं हो रहा क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी ही नहीं है कि वर्क कर सके अगेंस्ट फोर्स। ठीक है, फिर आप क्या करते हो? फर्दर हमारे पास इस रिवर्स वोल्टेज को और इंक्रीज करते हो, हमारे पास ये वाली लेयर भी नहीं पहुंच पाती क्योंकि इनके पास में एनर्जी कितनी थी? 8 जूल थी। ठीक है, तो क्योंकि आप वोल्टेज ज्यादा करते हैं तो वर्क डन क्या होता है? वी क्यू। बेटे अगर रिवर्स वोल्टेज ज्यादा कर रहे हैं तो वर्क डन भी ज्यादा चाहिए होगा कंप्लीट करने के लिए ना। सिर्फ कौन से पहुंच रहे हैं? ये वाले पहुंच रहे होंगे। और फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि स्कोर फर्दर ज्यादा करते हो कि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 होगी। करंट की वैल्यू 0 होने का मतलब ये भी नहीं पहुंच पाए सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। करंट की वैल्यू 0 होने का मतलब ये हो गया कि वो कॉरस्पॉन्ड करेंगे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को, वो कॉरस्पॉन्ड करेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्ड क्यों करेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को? क्योंकि पहले यही पहुंच रहे थे, इसका मतलब इनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है तो वर्क कर सकते अगेंस्ट ऑफ रिपल्सिव फोर्स ना। तो वही बेटे मैंने लिखा हुआ है, विद द इंक्रीज ऑफ रिवर्स्ड वोल्टेज या पोटेंशियल, रिवर्स का मतलब पोलैरिटी चेंज की हुई है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेस बिकॉज फ्यू photons photoelectrons photoelectrons do not possess sufficient kinetic energy to do work against electric repulsive force to complete the circuit। ठीक है,
The photoelectric current becomes zero at a certain maximum reverse potential, also known as stopping potential. स्टॉप हो गया यानी फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल जीरो हो गया, स्टॉप हो गया वहां पे, ठीक है, V नॉट से रिप्रेजेंट दिस correspond to the maximum initial kinetic energy with which the photoelectrons are emitted. ठीक हो गया, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गया, ये ई के मैक्स हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी वी नॉट ई या वी ई फॉर्मूला नहीं होता, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, बेटे वही है, क्यू की डब्ल्यू, वी की जगह वी नॉट लिख दिया, क्यू की जगह ई लिख दिया बेटे, तो वी नॉट ई हो गया, तो ये फॉर्मूला हो गया, ये मैक्सिमम एनर्जी, ये मैक्सिमम रिवर्स पोटेंशियल है, ये चार्ज में इलेक्ट्रॉन, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब रिजल्ट जो लिखा हुआ मैंने वही बेटे, current decreases with the increase of reverse potential indicates that there is a range of kinetic energy of emitted photoelectrons. Range of, ठीक है. Second is, in this experiment, if this experiment is repeated with an electromagnetic radiation of greater intensity का मतलब ज्यादा पावर रेटिंग का, बट सेम फ्रीक्वेंसी, बात क्लियर होगी, फ्रीक्वेंसी सेम है, एक फोटोन की एनर्जी सेम है, लेकिन इंटेंसिटी ज्यादा करने से, पावर रेटिंग ऑफ सोर्स ज्यादा करने से, नंबर ऑफ फोटोन जो एमिट हो रहे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, द मैक्सिमम करंट डिटेक्टेड बाय द माइक्रो एमीटर इंक्रीजेस, करंट इंक्रीज कर गया, बट द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज अनचेंज। क्यों नहीं चेंज होगी वो, क्यों इसलिए नहीं चेंज होगी कि एक फोटोन की जो एनर्जी आ रही है वो तो कांस्टेंट आ रही है, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी कंज्यूम की वो तो कांस्टेंट उस वाली रेंज में से निकली, इसलिए वो चेंज नहीं, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया उसको। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उससे इतनी एनर्जी है कि वर्क कर सके अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स टू कंप्लीट द सर्किट। ठीक हो गया, ओके। रिजल्ट्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, बेटा इन पेपरों में आया है, 14 में, 12 में, 8 में, ये 23 एक पेपर में भी है, था ये कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोवाइड्स पार्टिकुलेट, पार्टिकल यानी पार्टिकल की नेचर की तरह, पार्टिकल नेचर इसकी भी है, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एविडेंसेस, जो जितनी आपने पढ़ी है ना अभी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वही है सारी। नो फोटो एमिशन अकर, एमिशन करंट की बात नहीं हो रही, एमिट ही नहीं होंगे, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन्स इज लेस देन थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ मैटर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो पढ़ी हमने उसकी बात हुई। सेकेंड इज, फोटो एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, कोई टाइम डिले नहीं होता, जबकि थर्मियोनिक एमिशन में टाइम डिले होता था। थर्ड इज, रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा करते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम ज्यादा होता है। ठीक है, मैं ये बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम इंक्रीज कर दो, ये अगर ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम ये भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इज, maximum kinetic energy of photoelectrons is independent of intensity, इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, बट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी का नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, हाँ अगर एक इलेक्ट्रॉन की फोटोन की एनर्जी ज्यादा करोगे डेफिनेटली फिर ज्यादा होगा, ये मैंने लास्ट ये पॉइंट लिखा हुआ है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज इन हियर। लास्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन इंटेंसिटी, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट जितना ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा करता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा होता जाएगा। इसमें से कोई सी तीन तीन को नंबर का सवाल होता है बेटा ये वाले, लेकिन आपको सारी ही याद करनी पड़नी, क्योंकि आप पेपर एग्जाम में थोड़ा चेंज करना शुरू हो गया। पहले हम ये भी कहते थे कि दो तीन चीजें याद कर लेना यार, इंस्टेंटेनियस मिशन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आउटलाइन और फोटो इलेक्ट्रिक करंट, नहीं याद हो रहा होता, प्यास पेपर जब करवा रहे होते हैं ना हम लोग, तो बेटा इस चीज पे तीन चीजें याद, लेकिन अब वो एग्जाम ने इस हद तक बेटे क्वेश्चन देना शुरू कर दिया उसने। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल लूं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एग्जांपल के अंदर ना हम कहते थे कोई से तीन यूज प्रॉपर्टीज याद कर लेना, assumptions
उस अब फिर बाद में क्वेश्चन आ गया कि उसी के अंदर कि उसमें 3 assumptions क्वेश्चन में दे दी कि गैस मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली, मेक इलास्टिक फ्लुएंस, ठीक है, एंड लार्जर इन नंबर, गिव अदर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ assumption ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसका भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन में क्या है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है हमारे पास, और डिपेंड्स ऑन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, गिव अदर 3 रिजल्ट्स दैट प्रोवाइड पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इस तरह भी सवाल बेटा पूछा जा सकता है, क्योंकि चीजें चेंज होना शुरू होगी काफी। और कोविड के बेटे, कोविड के बाद 21, 22, इवन 23 का काफी हद तक जो क्वेश्चंस आ रहे थे और उसके ऊपर जो मार्किंग थी वो थोड़ी सी लीनियंट थी। परसेंटाइल भी देखो कहाँ तक गए होते हैं। उसके बाद हमारे पास अब जो है वो चीजें एकदम चेंज हो गई हुई हैं। ठीक हो गया? ओके, अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं तो बेहतर नहीं। ओके, 13 में क्वेश्चन है, सम डेटा फॉर द वर्क फंक्शन फाई एंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट सम मेटल आर गिवन इन टेबल 7.1। ठीक है, सोडियम है, जिंक है, प्लैटिनम है, आ गया। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और देखो ये चीज इटैलिक में लिखी हुई है, थ्रेशोल्ड भी फ्रीक्वेंसी, ये मिनिमम, ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसको आप कैसे मिनिमम, जो चीज इटैलिक में लिखी है उसको डिफाइन करना जरूरी होता है। तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स पर टाइम कह रहे होते हो, या आप सिंपली डायरेक्ट कह लें, 2 मार्क क्वेश्चन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स, ठीक है, दैट कैन कॉज फोटो emission process, that can cause photo emission process। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लैटिनम। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लैटिनम, दो तरीके हो सकते हैं बेटे यहाँ पे। एक तो ये वर्क फंक्शन का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा उसको यूज कर लें, फाई नॉट होता है एच एफ नॉट, हो गया। हमने क्या निकालना है, ये किसका, प्लैटिनम के लिए। अब प्लैटिनम के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू फाई नॉट है, फाई से रिप्रेजेंट किया, मैंने फाई नॉट लिखा, हम भी फाई लिख लेते हैं। प्लैटिनम के लिए इसकी वैल्यू दे दी गई 9.0 times 10 to raise per negative 9. So we can write this is 9.0 times 10 to raise per negative 19 है। प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू डेटा पेज पे गिवन होती है 6.63 टाइम्स 10 टू रेस पर नेगेटिव 34, और एफ नॉट की वैल्यू हमने इसके लिए रिप्रेजेंट करनी है। दिस विल बी 1.36 टाइम्स 10 टू रेस पर 15 हर्ट्ज। हो गया, ये एक तरीका था करने का। और कोई बच्चा हमारे पास इसको नहीं ऑप्ट करता, सिंपली रेशो मेथड से कर लेता है। ठीक है, रेशो मेथड से हमारे पास का फॉर्मूला तो यही लगना है हर जगह, पाई इज इक्वल टू एच एफ नॉट ई। अब पहले केस में हमारे पास ये चीज कर रहा है वो, ये रेशो मेथड अप्लाई कर देते हैं। अब रेशो मेथड अप्लाई करने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये बेटा प्लैटिनम का हो गया पी टी, और कोई एक सोडियम का चाहे ले लो, चाहे आप जिंक का ले लो, चाहे जिंक का ही कंसिडर कर लेते हैं। सोडियम से भी होना, जिंक से भी होना, एच की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, और ये भी वैल्यू क्या होगी प्लैटिनम की, और ये वैल्यू होगी जिंक की। अब इसमें पुट कर देते हो अगर आप, अब प्लैटिनम की बेटा वैल्यू गिवन, एच तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, इसे कैंसिल आउट कर दिया हमने। प्लैटिनम की वैल्यू गिवन है हमारे पास वर्क फंक्शन की 9.0 टाइम्स 10 टू रेस पर नेगेटिव 19, ओवर जिंक की हमारे पास 5.8 है टाइम्स 10 टू रेस पर नेगेटिव 19। ये एफ नॉट ऑफ प्लैटिनम हमने देखना है, ओवर जिंक की वैल्यू हमारे पास आ रही है दिस इज 8.8 8.8 टाइम्स 10 टू रेस पर 14।
तो बेटा यही आंसर यही आएगा, 1.36 टाइम्स 10⁻15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ द वेवलेंथ बिटवीन 300 and 600 नैनोमीटर इंस्टेंट, यानी इस रीजन के अंदर सारे, ठीक है। In turn, each of the metal listed in 7.1 determine which metal, if any, will give rise to the emission of four electrons. किस में से फोटो emission होगा और किस में से नहीं होगा, हमने वो चीज अब देखेंगे। रेंज दे दी गई 300 से 600, तो पहले 300 पे देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी पे, 600 पे देख लेते हैं और देखते हैं कि वो जो हमारे पास वो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगी यहाँ से किसके अंदर आएगी। अगर इससे वैल्यू से ज्यादा हो, इतनी हो तो होगा, अगर नहीं होगी तो नहीं होगा। तो पहले मैं वेवलेंथ इस पे देख लेते हैं, फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 300 नैनोमीटर। हमने क्या निकालनी, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। किस फॉर्मूले से अप्लाई करना है, हमने C इज इक्वल टू एफ लैम्डा जो फॉर्मूला होता है ये अप्लाई करना, और यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ये वैल्यू तो 3.00 टाइम्स 10⁸ होती है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है। अब वेवलेंथ 300 नैनोमीटर है, 300 टाइम्स 10⁻⁹ तो इसको हम करेंगे तो 1.0 टाइम 10⁻⁷ ये हो जाएगा 300 है, -7 रह गया ना, 15 हर्ट्ज हो गया। सेकंड हम लेते हैं फॉर लैम्डा इक्वल टू 600 नैनोमीटर। फॉर्मूला बेटे वही अप्लाई किया, C इक्वल्स टू एफ लैम्डा ही। तो यहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इस फर्दर भी इक्वल टू, फिर वही फॉर्मूला अप्लाई किया 3.00 टाइम्स 10⁸ ओवर लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 600 नैनोमीटर, 600 टाइम्स 10⁻⁹ तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3 टू द 0.5 होता है ना ऊपर, 5.0 टाइम्स 10⁻14 हर्ट्ज। अब ये मैंने क्या निकाली है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाली है वो वाली मैटर में से, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टेबल गिवन है, टेबल के अंदर अब बेटे ये -14 का ऑर्डर है, इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा ना, ठीक है। इसका मतलब ये तो 300 नैनोमीटर वाली सोडियम में से पास करेगी, इसमें से पास करेगी, लेकिन इसमें से नहीं पास कर सकती। इसे पास करने ये नहीं मिट करवा सकती। प्लाटिनम में से नहीं निकलेगा, प्लाटिनम में से नहीं निकल रहा, ये फ्रीक्वेंसी किसमें निकाल रही है, सोडियम में से, जिंक में से, क्योंकि 14 का ऑर्डर है, 15 का ऑर्डर है। और ये अगर 14 का ऑर्डर है तो 14 है, 5 टाइम 14, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 टाइम्स 14 अगर होगा तो ये वाली 5 टाइम्स 14 है तो 8.8 टाइम्स 14, इसका मतलब ये निकल जाएगा। ये नहीं निकल सकता, प्लैटिनम में से नहीं निकलना है हमारे पास, वो कौन से में से निकले, सोडियम और जिंक में से निकलेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी आर in the range of threshold frequency of sodium and zinc, ठीक है, to emit electrons, to emit photoelectrons। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट में when light of particle intensity and frequency is incident on the metal surface, electrons are emitted, बिल्कुल ठीक है। State and explain the effect, if any, on the rate of emission of electron, rate का number of emission of n over t for the this surface of light if the same intensity and higher frequency, same intensity हायर फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा करोगे तो क्या ज्यादा होएगा, एक फोटोन की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ एमिशन ऑफ ये n over t
और इलेक्ट्रॉन्स की बात की है। अच्छा, अब इंटेंसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? इंटेंसिटी हमारे पास क्या होती है? टोटल एनर्जी ओवर टाइम पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। या हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी जो होती है, टोटल एनर्जी क्या होगी? नंबर ऑफ फोटॉन्स टाइम्स एनर्जी ऑफ अ फोटोन। नंबर ऑफ फोटॉन जो आ रहे हैं, पावर रेटिंग ऑफ सोर्स ज्यादा करते हो, नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा होते हैं, टाइम्स एनर्जी ऑफ अ फोटोन ओवर टाइम पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया। हमने नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम ज्यादा होगा। ये कैसे ज्यादा होता है? अगर आप पावर रेटिंग ऑफ सोर्स को ज्यादा करते हो। एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन ज्यादा क्या होगी? फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर रहे हो। ठीक है। अच्छा जी। अब उसने हमें क्या, इसको मैं वैसे लिखूं, इंटेंसिटी ये होगी एन ओवर टी, बेटे ये चीज होगी। और एनर्जी ऑफ फोटोन एनर्जी एच एफ के बराबर होती है ओवर एरिया। अब इस वाले के अंदर देखते हो तो उसने कह दिया कि सेम इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का मतलब ये फैक्टर तो कांस्टेंट हो गया। इंटेंसिटी लेफ्ट साइड पे जो आ रही है कांस्टेंट इक्वल्स टू, उससे का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम पे क्या चेंज है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम डायरेक्टली एसोसिएटेड नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम से। तो फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा करते हो, अगर ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो एन ओवर टी पे क्या चेंज आनी चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए। एन ओवर टी डिक्रीज करेगा। ठीक है। तो उसका मतलब एन ओवर टी डिक्रीज करेगा। एज क्यों डिक्रीज करेगा? इंटेंसिटी क्या है इन वॉट्स पर मीटर स्क्वायर, दिस इज कांस्टेंट। तो अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे पास कम हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम भी क्या होंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है। तो हमारे पास लिखते हैं व्यू फ्यू फोटॉन्स या फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर emitted पर यूनिट टाइम, आर emitted पर यूनिट टाइम। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटे। देखो, एक नंबर इसका मिलना है, एक नंबर इसका। ये ज्यादा कर रहे तो एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये कांस्टेंट है, तीसरा नंबर का ये डिक्रीज करेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट पे, explain what is meant by photon of electromagnetic radiation। ये काफी पुराने पेपर से उठाया बेटा, एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ऑल तो 2003 में आप लोग पैदा भी नहीं हुए होगे, लेकिन वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो चीज समझ नहीं आया, नंबर ऑफ फोटो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वर्ड बोलता जा रहा हूँ, ये उसके ऊपर रिलेटेड, इसके साथ एसोसिएटेड है। पहला तो हमारे पास हो गया बेटे, फोटोन हम डिफाइन कर रहे होते हैं, डिस्क्रीट पैकेट आर क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हिच इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी बाय इज इक्वल एचएफ। ठीक है। जिससे डिस्क्रीट उसको जिसको आप काउंट कर सकते हो। पैकेट आर क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है। आइडेंटिफाइड बाय E इक्वल्स टू एच एफ। उसके बाद है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, स्टेट 3 एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन फॉर दिस वन। अब ये जो हमने एंड में लिखे थे बेटा यही हैं, ये 5 मैंने लिखे हैं, कोई से 3 आपने याद कर लो, कोई से 2 लिखे, मैंने तो ये पहले 3 लिख दिए। ओके। मेनली ये क्वेश्चन है जिसके लिए मैंने सारा किया। दिस वन, electromagnetic radiation of wavelength lambda intensity I when incident on a metal surface causes n electrons to be ejected per unit time. The maximum kinetic energy of the electron is Emax. State and explain if the effect, if any, on n and Emax when the intensity is reduced to half and the wavelength is unchanged. When intensity is reduced to half, अगर हमारे पास इसका मतलब ये है कि number of photons which are to be emitted per unit time वो भी हमारे पास हाफ हो जाएंगे। तो बेटे ये हमारे पास वेवलेंथ कांस्टेंट है ना, तो हमारे पास एनर्जी जो होगी वो तो कांस्टेंट ही होगी ना। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर टाइम जो मिट होने उनकी बात हो रही है, तो अगर वो हमारे पास हाफ होंगे तो ये भी हमारे पास क्या होगी? हाफ हो जाएगी वैल्यू भी। ठीक है। क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स टाइम्स एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन ओवर
टाइम पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, ये ठीक है। इसको फर्दर लिखते हो तो हमारे पास इज एज सच एन ओवर टी, मैंने उसने लिख दिया बेटे। एनर्जी को हम लिखते हैं एच एफ ओवर एरिया। अब हमारे पास पहली चीज जो है, अगर इंटेंसिटी हाफ हो रही है, ये अगर हाफ हो रही है और लैम्डा अनचेंज है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कांस्टेंट होगी ना। इसकी जगह हम एच सी ओवर लैम्डा ए लिख लेते हैं। अब लैम्डा कांस्टेंट, सारे फैक्टर बेटा ये हमारे पास अनचेंज है, ये कांस्टेंट हो गया। अगर इंटेंसिटी हाफ हुई है तो ये भी क्या होगा, हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास एक चीज तो ये हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला तो यही लगना है ना यार, एक मिनट। आई इज इक्वल टू एन ओवर टी टाइम्स कांस्टेंट है, ये फैक्टर कांस्टेंट है। ठीक है, ये सारा फैक्टर कांस्टेंट है। सो एन ओवर टी इज इक्वल टू हाफ इफ आई क्या होगी, हाफ हो, पहली चीज। दूसरी चीज हमने क्या देखनी है, काइनेटिक एनर्जी ई मैक्स, बेटे वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। क्यों, यानी ई मैक्स किस पे डिपेंडेंट थी, देखो ई मैक्स जो का ये इज इक्वल टू 5 नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी थी। ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी क्या होगा, फिर कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि एच सी ओ लैम्डा, वेवलेंथ अगर कांस्टेंट है, ये फैक्टर कांस्टेंट है। तो हमारे पास लिखेंगे ई मैक्स जो होगा रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, एज एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में उसने कहा वेवलेंथ इज रिड्यूस बट इंटेंसिटी इज नॉट चेंज। अब वेवलेंथ रिड्यूस हो गई है, मेन फॉर्मूला यही है ना। अगर ओए होए वेवलेंथ बेटे रिड्यूस हो गया तो एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर लैम्डा कम होती है तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो हमारे पास ये चेंज नहीं हो रही, तो ये हमारे पास क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास लिखेंगे एन ओवर टी जो हो जाएगा इसमें डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, एज एनर्जी ऑफ अ फोटोन इंक्रीजेस। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ई के मैक्स जो है इट आल्सो इंक्रीजेस एज एनर्जी ऑफ अ फोटोन increases with no change in work function. Question is, experiments are conducted to investigate the photoelectric effect. It is found that no on exposure of a metal surface to light, either electrons are emitted immediately or they are not emitted at all. Emitted immediate means instantaneous emission है. They are not emitted at all. Reason is the frequency of incident photons is less than threshold level of the matter. And both these evidences provide the particulate nature of electromagnetic radiations. So just why these observations does not support a wave theory of light. बेटे वेव थ्योरी हमारे पास जिस तरह थर्मियोनिक एमिशन जो है वेव एमिशन को रिप्रेजेंट करता है, वेव हमारे पास थ्योरी हमें ये कहती है कि अगर एक मेटल को थोड़ी देर के लिए हम एनर्जी प्रोवाइड करें तो उस मेटल में से थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, इंस्टेंटेनियस नहीं होंगे। इंस्टेंटेनियस एमिशन जो होती है हमारे पास वो सिर्फ फोटो एमिशन में हो रही होती है, जो पार्टिकल नेचर की है। एक बॉल को दूसरी बॉल से हिट कर तो बॉल इंस्टेंटेनियस मूव करती है, थोड़ी देर बाद मूव नहीं करती। ठीक है, और दूसरी हमारे पास यानी कि टाइम इसमें लगेगा। और दूसरा किसी भी फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करती जा रही होती है, और एनर्जी एब्जॉर्ब करते करते टेम्परेचर ज्यादा होता है, फिर एमिशन होती है।
यानी कि हमारे पास अगर इसको हम करें एज पर वेव थ्योरी, वेव थ्योरी किसी भी हमारे पास लाइट के फोटोन के ऊपर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन इमिट होना शुरू हो जाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन एब्जॉर्बिंग एनर्जी एंड will be emitted at all frequencies, थ्रेशोल्ड का कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं होता, to emit in a continuous range, continuously बस। ठीक है बेटे, ये इस थ्योरी का रेफरेंस दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी हर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करनी है, एब्जॉर्ब करनी है तो इसमें से डेफिनेटली हर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करें तो हर फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन इमिट होने शुरू होंगे आफ्टर टाइम डिले। ठीक है, एब्जॉर्ब करते जो सफिशिएंट एनर्जी हुई थी तब वो हमारे पास क्या रिलीज हो जाएंगे आफ्टर अ सर्टेन टाइम। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट में डेटा for the wavelength and the radiation incident on a metal surface and the maximum kinetic energy of the emitted electron is shown figure 7.1। lambda की वैल्यू kinetic energy दे दी। without any calculation suggest why no value of the E max for the radiation of wavelength 650 nanometer, why no value of the kinetic energy क्यों नहीं निकल सकेगी 650 पे, क्योंकि हमारे पास 650 जो नैनोमीटर है वो थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ मेटल से कम होगी, उसकी वेवलेंथ जो है या फ्रीक्वेंसी उसकी मेटल से कम होगी। यानी 650 नैनोमीटर कॉरस्पॉन्ड टू अ फ्रीक्वेंसी विच इज लेसर देन द थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ मेटल से। ठीक है ना, तो आंसर हमारे पास लिखेंगे बिकॉज थ्रेशोल्ड की मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे फोटो मिशन होता है, तो ये 650 नैनोमीटर जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ मेटल से कम आ रही है। ठीक है, बिकॉज 650 nanometer correspond to the frequency which is lesser than threshold threshold of level of matter, क्योंकि हर मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट थी। फिर वो कह रहा है कि यूज डेटा फ्रॉम फिगर 7.1 ये वाला डिटरमिन द वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन किसके बराबर होता है एच एफ नॉट के बराबर होता है। ठीक है, अब एफ नॉट तो है नहीं, किसके बराबर एच सी ओवर लैम्डा के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन ही नहीं है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ नहीं ना गिवन हमारे पास, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी गिवन है। तो हम आइंस्टाइन की इक्वेशन थी एनर्जी ऑफ फोटोन जो होती है दिस इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, तो हमारे पास ये वेवलेंथ से हम ये भी एनर्जी आ जाएगी और वहां से वर्क फंक्शन वैल्यू निकाल के हम लोग निकालेंगे, तो इसका मतलब है ये हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन जो है दिस इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, में पूरा ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगी। फोटोन की एनर्जी बेटे आती है एच सी ओवर लैम्डा, वर्क फंक्शन फाई नॉट हो गया, प्लस ये किसके बराबर ई के।
अब बेटे एच की वैल्यू होती है 6.63 टाइम्स 10⁻⁻34 जूल सेकंड गिवन होती है, याद नहीं करनी। स्पीड ऑफ लाइट भी हमारे पास 3.00 टाइम्स 10⁻83 में गिवन है 3 में। अब वेवलेंथ हमारे पास आ रही है इसके लिए, जब ये आ रही है दिस इज 240 नैनो है 10⁻⁹ 240 नैनो, 240 times 10⁻⁹. Work function is to be determined here. कल पेपर्स में 5 नॉट नहीं लिखा, तो सिर्फ 5 लिखा था, लेकिन 5 नॉट होता है। अब एनर्जी इसकी गिवन है 4.44 टाइम्स 10⁻⁹ जूल में। तो इसको आप सॉल्व करोगे बेटे, जो भी आंसर आ जाएगा दैट विल बी द आंसर। ठीक है। रेडिएशन, अच्छा सी पार्ट है वही पेपर। रेडिएशन ऑफ 240 नैनोमीटर गिव्स राइज टू द मैक्सिमम फोटोइलेक्ट्रिक करंट। ओके, वेवलेंथ ये आ रही, तो फ्रीक्वेंसी, द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन मेंटेन कांस्टेंट एंड द वेवलेंथ इज नाउ रिड्यूस्ड। वेवलेंथ कम करोगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी बेटे। ठीक, क्यों इंक्रीज कर जाएगी? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला जो हमने पढ़ा हुआ है, एच सी ओवर लैम्डा जो है फोटोन की जो एनर्जी आ रही है, दिस इज इक्वल टू 5 नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अमिट होंगे। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कह लो या इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब ये हमारे पास क्या आ रही है, अगर वेवलेंथ हमारे पास है 240, इधर गया, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मेंटेन्ड कांस्टेंट वैल्यू, द वेवलेंथ इज नाउ रिड्यूस्ड। अगर वेवलेंथ कम करते हैं तो ये वाली फैक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये ज्यादा होगा, ये क्या है, कांस्टेंट है। ये ज्यादा होगा, ये कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, मैं लिखूं एज, अगर आप लैम्डा के वैल्यू को कम कर रहे हो तो एच सी ओवर लैम्डा क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज कर देगा। और 5 नॉट जो है हमारे पास, दिस इज कांस्टेंट है। ठीक है, हेंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक हो गया, नेक्स्ट पे आ गए। द मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब हमारे पास करंट किस पे डिपेंडेंट, नंबर ऑफ फोटोन्स जो इंसिडेंट होंगे, क्योंकि एक फोटोन ने एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करनी होती है। ठीक है, अब हमारे पास उसने कहा था यहाँ पे इंटेंसिटी इज कांस्टेंट। अब इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स टाइम्स एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन ओवर टी ए। ठीक है, फर्दर इसको लिखूं मैं, हमारे पास इंटेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी, इज इक्वल एन, लैम्डा की बात, एच सी सी ओवर लैम्डा ओवर टी ए। तो मैं दोबारा लिख लूँ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी से पूरा लिख लूँ कि आए के करंट ना लेना, करंट की बात उसने की है ना फर्दर। तो बेटा एन एच सी ओवर टी ए लैम्डा। अब आप क्या कह रहे हैं कि हमारे पास वेवलेंथ कम हो गई है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है। वेवलेंथ अगर कम हो गई है तो इसका मतलब ये होगा कि एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। वेवलेंथ कम होगी तो इसका मतलब ये फैक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये ज्यादा हो रहा है तो इंटेंसिटी कांस्टेंट, अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए। लैम्डा डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास एच सी ओवर लैम्डा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अगर ये इंक्रीज कर जाएगा तो इसका मतलब ये है एन ओवर टी क्या होना चाहिए, ये डिक्रीज करना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी अगर ये डिक्रीज करेगा तो करंट क्या हो जाएगा, ये भी डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, नंबर 9 का, नहीं जून 9 का। Explain why for the photoelectric effect the resistance of threshold frequency and very short emission instantaneous emission provide evidence for the particular nature of electromagnetic radiations। अच्छा, अब इसको हमने एज अपोज बाय वेव थ्योरी, पुराना है, इसमें वेव थ्योरी की डिटेल में पढ़ाते थे, उतना नहीं जाते हम लोग। वेव थ्योरी मैंने आपको अभी ऊपर बताया है कि वो सजेस्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स आर emitted at any frequencies if a flux per time is greater। जबकि पार्टिकल नेचर हम ये कहते हैं कि फोटोन तभी एमिट होंगे अगर उनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ मैटर से ज्यादा होगी। ठीक है, तो दो चीजें हैं जिसके अंदर मैं देखिए 4 मार्क क्वेश्चन। तो पहले वेव थ्योरी के ऊपर होगा, फिर हमारे पास पार्टिकल थ्योरी के ऊपर पे आते हैं। तो हम लिखते हैं वेव थ्योरी suggests that electrons are emitted at all frequencies if exposure time is larger। ठीक है, दूसरा जो होना चाहिए, इन पार्टिकल नेचर photons have defined energy dependent upon frequency by E is equal to HF। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स increases if greater frequency photons are incident। अब 4 मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन बेटा कुछ ये होगी, वेव थ्योरी सजेस्ट कर दिया, इसका 1 नंबर ही होना है। दूसरा नंबर हमारे पास ये इसके ऊपर, तीसरा चौथे मार्क के लिए पता नहीं इसके वो एक्सप्लेन वाई है, तो 2 नंबर शायद इसके होंगे, तो मार्किंग की देखनी पड़नी मुझे, इससे और कोई पॉइंट मिलने नहीं रहा मुझे। एट ऑल फ्रीक्वेंसी एक्सपोजिंग टाइम इज लार्ज, ये 1 नंबर इसका ही होना है, एट ऑल फ्रीक्वेंसी का दूसरा नंबर होना है। ठीक है बेटे, 1 नंबर इसका होना है, दूसरा एक्सपोजर टाइम इज लार्ज का ये। सो दिस इज 1 + 1 है, बाकी 1 नंबर इसका बनना चाहिए, 1 नंबर इसका बनना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में स्टेट एंड एक्सप्लेन टू रिलेशंस इन व्हिच प्लैंक्स कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी। बेटे हमने जो सो फॉर पढ़ा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F ना, तो E क्या हो गया HF, H क्या हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, जो कि कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, दूसरा हमने फॉर्मूला पढ़ा था E इज इक्वल टू सॉरी P इज इक्वल टू E/C। ठीक है, अब E किसके बराबर है, P इज इक्वल टू E को आप लिख सकते हो HF/C हो गया बेटे। P किसके बराबर है, H हो गया, F/C किसके बराबर है 1/λ के, तो P किस पे डिपेंडेंट हो गया, H/λ हो गया बेटे, ये भी डिपेंडेंसी के लिए। ठीक है,